हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेवल ट्यूटोरियल। आज हम बीएड सेकेंड ईयर हेल्थ फिजिकल एंड योगा एजुकेशन का नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर हम जो है यूनिट सेकंड करेंगे। यूनिट फर्स्ट के जो है इंपॉर्टेंट पार्ट्स मैंने करा दिए हैं, जो जिनमें से क्वेश्चन इजीली पुट होते हैं। अब हम जो है सेकंड पार्ट कर रहे हैं और ये हमारा कौन सा पेपर है, 5B। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। सेकेंड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक हमारा है कम्युनिकेशन डिजीज़। इस वीडियो के अंदर हम कम्युनिकेशन डिजीज़ का मीनिंग, मोड एंड प्रिवेंशन के बारे में बात करेंगे। ईच इन्फेक्शियस डिसीज़ जो होती है वो जर्म की वजह से होती है, चाहे वो जर्म हो या वायरस हो। इनकी वजह से क्या है, हमें कोई ना कोई डिजीज़ हो सकती है विच इज़ टू स्मॉल। जो कि ये जर्म्स और वायरस होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। इनको जो है हम अपनी आइज़ से नहीं देख सकते, लेकिन माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम इनको देख लेते हैं। नो डाउट ऑल जर्म्स आर नॉट डेंजरस। सारे के सारे जर्म्स जो होते हैं ये सारे डेंजरस नहीं होते। कुछ जर्म्स हमारे हेल्थ के लिए अच्छे भी होते हैं। तो इसीलिए जो है जो डेंजरस डिजीज़ हैं वो इन्हीं जर्म्स की वजह से होती हैं, यानी कि जो हमारे लिए अच्छे नहीं हैं, ह्यूमन की लाइफ के लिए अच्छे नहीं हैं, वो जर्म्स हमें क्या है, डिजीज़ देते हैं। अब आता है मेन हमारा टॉपिक कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ यानी कि जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। दो टाइप की डिजीज़ होती हैं, एक होता है कंटेजिनियस डिसीज़ और दूसरा होता है इन्फेक्टियस डिजीज़। यानी कि जो भी डायरेक्टली ट्रांसमिट हो जाएगी उसको हम कंटेजिनियस डिजीज़ कहेंगे, और इन्फेक्शियस डिसीज़ उन्हें कहेंगे जो कि ट्रांसमिट होती है पोल्यूशन के थ्रू या फिर कुछ मीडिया होगा उनका, फिर उसके थ्रू हमारे अंदर आएंगी, जैसे फूड, वाटर, एयर, इनके थ्रू हमारे अंदर आएंगी। लेकिन ये जो दोनों डिजीज़ है इनके अंदर सेम एक ही चीज़ होगी कि ये सम इफ़ेक्टिव मटेरियल होगा इनके लिए। यानी कि या तो आप कंटेजियस डिसीज़ यानी कि डायरेक्टली किसी पर्सन के कांटेक्ट में आए और आपको डिजीज़ हो गई, और इन्फेक्शियस डिसीज़ यानी कि जैसे कि पानी या फिर वाटर, उस फूड या फिर एयर, इन सब की वजह से कोई भी डिजीज़ होगी तो उसको हम इन्फेक्शियस डिजीज़ कहेंगे। अब इन्फेक्शियस और कॉन्टेजियस डिजीज़ के अंदर एक ही कॉमन चीज़ क्या है कि ये किसी ना किसी मटेरियल के द्वारा आपके अंदर शिफ्ट होंगी। मटेरियल अब कॉन्टेजियस में आप कहेंगे कि डायरेक्ट ट्रांसमिट हो रही है, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ ऐसी आपके अंदर जाएगी जो कि आपको इन्फेक्शन करेगी। तो कोज़ क्या हो सकते हैं इन डिजीज़ के, सबसे पहले ये चीज़ जानते हैं। डिजीज़ जो है या तो आपको माउथ के थ्रू जाएगी आपके अंदर, यानी कि आप कुछ खाना वगैरह खाएंगे, लिक्विड पिएंगे या कुछ अपने हाथ वगैरह नहीं धोएंगे, तो उसकी वजह से आपके अंदर जर्म्स चले जाएंगे और आपको कुछ ना कुछ बीमारी हो सकती है। इन सम केसेस इन्फेक्शन इज़ कॉज बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, यानी कि किसी को था कुछ चीज़ और आप डायरेक्टली उसके कॉन्टैक्ट में गए हैं तो आपको भी वो डिजीज़ हो रही है। आजकल जो कोविड है वो इसी कारण हो रहा है कि हम जिस पर्सन के होता है अगर हम उसके कॉन्टैक्ट में जा रहे हैं तो वो हमें भी हो रहा है। नेक्स्ट आता है इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट डिसीज़, यानी कि जो कि हम डायरेक्टली किसी के कॉन्टैक्ट में नहीं गए लेकिन हमें फिर भी वो चीज़ हो गई, जैसे कि पानी के थ्रू या एयर के थ्रू या फूड के थ्रू, इन्फ्लुएंजा ऑफ द इन्वायरमेंट और एटमॉस्फेयर, यानी कि हमारे वातावरण की वजह से हमें कुछ ना कुछ डिजीज़ हो रही है। हम किसी के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं जाते, फिर भी हमें वो चीज़ वो जो बीमारी है वो हमें हो जाती है। हाउ डज़ द डिजीज़ स्प्रेड, यानी कि जो डिजीज़ है, जो बीमारी है, वो कैसे फैलती है। सबसे पहले ये जानते हैं, जो जर्म्स होते हैं और वायरस होते हैं ये हर जगह फैले होते हैं। साथ के साथ वेरियस कंटेजियस एंड इन्फेक्शियस डिजीज़ कैम आउट ऑफ वन पर्सन, एक पर्सन से कुछ ना कुछ इन्फेक्टियस डिजीज़ आती हैं एंड फाइंड एंटायरली इन द बॉडी ऑफ द अदर पर्सन, और फिर वो क्या करती हैं, दूसरे पर्सन के अंदर भी शिफ्ट हो जाती है। कोविड जो है फर्स्ट टाइम एक वुमेन के अंदर पाया गया था, उसके बाद जो है ये पूरे वर्ल्ड के अंदर बीमारी आई है। यानी कि कोविड जो है स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, एक पर्सन से हुई थी। नेक्स्ट आता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ किस किस तरीके से इंसान के अंदर शिफ्ट हो जाती हैं। फर्स्ट आता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट यानी कि कफ और स्नीज़ करने से, यानी कि खांसने से और छींकने से। अगर जो पेशेंट है यानी कि जिसको वो प्रॉब्लम है, अगर वो कफ कर रहा है, खांस रहा है या छींक रहा है, तो उसके जो ड्रॉपलेट्स हैं वो दूर दूर तक जाएंगे, यानी कि 10 फीट तक तो वो कम से कम जाएंगे और फुल स्पीड से जाएंगे, और उस 10 फीट के अंदर अगर कोई भी होगा तो उसको जो है इन्फेक्शन हो जाएगा। जैसे कि कोविड के केस में हो रहा है कि किसी के हम पास जा रहे हैं, वो पेशेंट है, उनके पास जाएंगे तो हमें भी क्या है, कोविड हो रहा है।
ओरल फेकल स्प्रेड जो है नेक्स्ट हमारा पॉइंट है। इसके अंदर क्या होगा कि फूड और ड्रिंक की वजह से हमारे अंदर कोई डिजीज़ आ जाएगी, यानी कि फूड क्या है या फिर जैसे कि उसके अंदर खाना जो हमने बनाया है उसके अंदर पानी वगैरह गंदा यूज़ कर लिया है, तो उसकी वजह से हमें क्या है डिजीज़ आ जाएगी। जैसे कि जो भी फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, हमें टाइफाइड हो जाएगा, फीवर वगैरह हो जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर खाना खाओ और खाना बनाओ दोनों टाइम जो है हमें प्रॉपरली हैंड वॉश करने चाहिए, अपनी हर चीज़ को जो है प्रॉपरली साफ़ कर कर रखना चाहिए। नेक्स्ट आता है डायरेक्ट कांटेक्ट। अगर आप किसी के डायरेक्टली कांटेक्ट में चले जाते हैं, जैसे कि आप किसी के कपड़े पहन लेते हैं, आप कोविड का पेशेंट था, आपने उसके कपड़े यूज़ कर लिए हैं, तो आपको भी कोविड हो जाएगा, आप डायरेक्टली उसके कांटेक्ट में चले गए हैं। नेक्स्ट आता है थ्रू इंटरमीडिएटरी होस्ट। अब यहाँ पे इंटरमीडिएटरी का काम यानी कि बीच में कोई आएगा इंसान, वो आगे उस बीमारी को फैलाएगा। अब जैसे कि फ्लाइज होती हैं, मक्खी वगैरह, मॉस्किटो वगैरह, ये क्या करेंगे, उस बीमारी को फैलाने का काम करेंगे। जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके ऊपर वो बैठेंगे, फिर जो है अनइन्फेक्टेड है उसके पास जाएंगे, तो वो क्या है बीमारी फैलेगी। नेक्स्ट आता है थ्रू कट्स इन स्किन। अगर आपकी स्किन में कोई शार्प ब्लेड वगैरह या नाइफ वगैरह से कट लगा हुआ है तो जर्म्स आपकी बॉडी के अंदर इजीली क्या है एंटर कर जाते हैं, जिसकी वजह से आपको बीमारी हो सकती है। नेक्स्ट आता है इन्फेक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम बैक्टीरिया ऑलरेडी विद इन द बॉडी डिजीज्ड कैरियर, यानी कि जिस पर्सन के अंदर पहले ही जर्म्स थे वो अपने जर्म्स को क्या है पास कर रहा है और दूसरे पर्सन को क्या है डिजीज कर रहा है। तो डिजीज़ कैरियर हम अब किसे बोलेंगे, वो पर्सन जिसके अंदर क्या है जर्म्स हैं और वो पास कर रहा है अदर्स को और उनको इल बना रहा है अपनी वजह से, तो उसको हम डिजीज़ कैरियर कहेंगे। यानी कि फर्स्ट टाइम जिसको कोविड हुआ था उसने दूसरों को फैलाया, तो वो क्या था, डिजीज़ कैरियर थी वो लड़की, जो भी वुमेन थी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कॉमन सिम्टम्स क्या हैं कम्युनिकेबल डिजीज़ के। आप कांपने लगेंगे, यानी कि शिवरिंग होने लगेगी, आपको क्या है कोल्ड फील होने लगेगा, बिफोर एंड राइज इन द टेम्परेचर, आपको फीवर आने लगेगा। ये कॉमन सिम्टम्स हैं सभी जो कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं उनके। उसके अलावा क्या होगा, टेम्परेचर आपका इंक्रीज़ होएगा। आपका टेम्परेचर इंक्रीज़ होने के बाद क्या आपकी स्किन पर रैशेस वगैरह भी दिखने लग जाते हैं, आपको हेडेक फील होएगा, आपको वोमिटिंग फील होएगी और सोरो थ्रोट, आपका जो गला है वो सूखने लगेगा। ये सारे जो है कॉमनली हर जो डिज़ीज़ होती है उसके सिम्टम है। अब कॉमन सिम्टम बताए हैं तो इट मीन्स कोई भी बीमारी आप अगर लिख कर आएंगे तो आप इन पॉइंट्स को ज़रूर ऐड करके आएँ, क्योंकि ये आप कोई भी प्रॉब्लम लिखेंगे, कोई भी डिजीज़ लिखेंगे, उनमें ये सबके कॉमन सिम्टम, इसीलिए इसकी हेडिंग है कॉमनली सभी डिजीज़ के कारण में होते हैं। नेक्स्ट आता है स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज़। अब डिज़ीज़ की भी स्टेज होती हैं, ऐसा नहीं होता है कि आपको एक ही दिन में पता लग जाएगा कि आपको कुछ बीमारी हो गई है। अब वायरल होता है तो बहुत मतलब 2 या 1 या 3 या ऐसे अलग अलग दिन किसी किसी को उसकी इम्यूनिटी के अकॉर्डिंग ही पता लगता है। फर्स्ट स्टेज का जो पीरियड होता है, 4 स्टेजेस इसके अंदर आती हैं जब भी कोई भी बीमारी स्प्रेड होती है। फर्स्ट इज़ इंक्यूबेशन पीरियड, यानी कि ये पीरियड वो होता है जो कि जर्म्स आपकी बॉडी में एंटर करते हैं। एंड अपीयरेंस ऑफ एक्चुअल सिम्टम, यानी कि किस टाइम तक जब आपको एक्चुअल सिम्टम दिखते हैं वहाँ तक का जो पीरियड होता है उसको हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। नेक्स्ट आता है एक्टिव डेमोस्ट्रेबल पीरियड। एक्टिव डेमोस्ट्रेबल पीरियड क्या होता है, सिम्टम अपीयर्स एंड द पेशेंट बिकम डेफिनेटली सिक। फिर आपको सिम्टम दिखने लगेंगे थोड़े टाइम बाद और वो पेशेंट जो है एक्चुअल में बीमार हो जाएगा। आपको हेडेक होना शुरू हो जाएगा, पेन होना शुरू हो जाएगा, फीवर आप महसूस करने लगेंगे, डेजीनेस आप महसूस करेंगे, इरिटेट होने लगेंगे हर छोटी छोटी चीज़ पे, आपका फेस वगैरह रेड हो जाएगा, कफिंग, आप खांसने लग जाएंगे। ये क्या है, एक छोटा सिम्टम है। नेक्स्ट आता है डिक्लाइन पीरियड। इस स्टेज के अंदर जो है डिजीज़ आर रिड्यूस स्लोली एंड द पेशेंट गेट सम रिलीफ। अब जो एक्टिव के बाद जो हमारा नेक्स्ट जो है डिक्लाइन पीरियड है किसी भी बीमारी का, अब इस टाइम पे जो पेशेंट है वो थोड़ा रिलीफ महसूस करेगा, उसको थोड़ा आराम मिलेगा। नेक्स्ट आता है कन्वल्सेंट पीरियड, यानी कि ये वो पीरियड होता है जब पेशेंट जो है एक्चुअल में रिकवरी कर चुका होता है और वो अपने वर्क एंड द हेल्थ ऑफ द पेशेंट बिगिन टू गेट रिस्टोर्ड, यानी कि अब जो है उसकी हेल्थ दोबारा से अच्छी तरीके से रिकवर करने लग जाती है, जैसा वो पहले था वैसे ही होने लग जाता है। यानी कि कोई भी बीमारी होगी उसकी 4 स्टेज होंगी, 4 ये पीरियड वो पास करेगा। अब जैसे कि आपको पूछा जाए कि कोई भी 2 बीमारी एक्सप्लेन करो वो कैसे हो रही है,
तो उसमें जो है आपको इंक्यूबेशन पीरियड, एक्टिव डेमोस्ट्रेबल, डिक्लाइन और कन्वेंसेंट पीरियड जो है, ये आपको चारों पीरियड सेम ही लिखने हैं कि पहले ऐसे आपको सिम्टम नहीं पता चलेंगे, फिर उसके बाद आपको धीरे धीरे सिम्टम दिखेंगे, आपको हेडेक वगैरह होने लगेगा, फिर आपका वो पीरियड जो है डिक्लाइन होने लगेगा, फिर उसके बाद आप क्या है अपने नॉर्मल वर्क पर आ जाएंगे। तो अब जैसे कोविड के केस में सेम यही चीज़ है। बेस्ट एग्जांपल है कि सबसे पहले हमें सिम्टम नहीं दिखे, किसी भी इंसान को अगर पहले दिन कोविड हुआ है उसको सिम्टम नहीं दिखे। सेकंड, जब उसको सिम्टम दिखे फिर वो बीमार हुआ, उसको फीवर वगैरह हुआ, कफिंग वगैरह हुई, थ्रोट पेन हुआ, उसको हर चीज़ें हुई, तो यह एक्टिव पीरियड था उसका। उसके बाद जो है डिक्लाइन पीरियड आया, थोड़ा टाइम बाद, 10 दिन बाद, कोई 15 दिन बाद, कोई 4 दिन बाद क्या है इम्प्रूव करने लग गया, और फिर कन्वर्सेंट पीरियड यानी कि अब वो अपनी नॉर्मल रूटीन को फॉलो करने लग गया है। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीज़। अब कम्युनिकेबल डिजीज़ को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, बचाव कैसे कर सकते हैं और कंट्रोल में कैसे कर सकते हैं, यानी कि अगर वो फैल गई है तो उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। फर्स्ट आता है इंफॉर्मेशन टू द अथॉरिटीज़ एंड और द नोटिफिकेशंस, यानी कि सबसे पहले अथॉरिटी, जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं उनको बताया जाए। अगर कोई आपके आसपास ऐसा इंसान है जिससे कम्युनिकेबल डिजीज़ फैल सकती हैं तो आप जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन लोकल अथॉरिटीज़ को प्रोवाइड करें। इसकी वजह से क्या होगा कि वो कंट्रोल में आ सकती हैं। नेक्स्ट आता है आइसोलेशन ऑफ द पेशेंट। अब जो पेशेंट है उसको आइसोलेट कर दें, उसको अकेले एक ऐसे कमरे वगैरह में, मतलब इस तरीके से रखें जहाँ पे वेंटिलेशन वगैरह भी प्रॉपर फैसिलिटी हो, साथ के साथ वो दूसरों से दूर रहे, उसके जो खाने के यूटेंसिल्स वगैरह हैं वो सारी चीज़ें, बर्तन वगैरह हैं, सब कुछ उसका अलग हो। नेक्स्ट आता है डिसइंफेक्शंस। जब हमारी डिजीज़ जो है ख़त्म हो चुकी है, यानी कि वो पर्सन जो है रिकवर कर चुका है, तो उसके बाद जो है उसके जितने भी चीज़ें थी जो उसने यूज़ की थी उनको सबको डिसइंफेक्टेड करना चाहिए, यानी कि उनको अच्छी तरीके से क्लीन वगैरह करना चाहिए। रूम वगैरह को भी अच्छी तरीके से क्लीन कर देना चाहिए, जिससे जो है इन्फेक्शन जो है दूसरे मेंबर को नहीं फैले। नेक्स्ट आता है गुड हाइजीनिक एंड सैनिटरी प्रैक्टिसेस, यानी कि अच्छी हाइजीन, अच्छा साफ़ सफाई से इंसान रहे और क्लीनिंगनेस का ज़्यादा ध्यान रखा जाए, मतलब क्लीन किया जाए हर चीज़ को टाइम टू टाइम, जिससे जो है जो बीमारी है वो दूसरों में ना फैले। अब कोविड में क्या हुआ था, सबसे पहले हमारा आइसोलेशन भी हुआ, लोकल अथॉरिटीज़ को भी कंफर्म किया गया। जब फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर कोई पेशेंट मिला उसको लोकल अथॉरिटीज़ को भी इन्फॉर्म किया गया कि एक पेशेंट मिला है। इसी तरीके से जब वो सही हो जाता है तो उसके सैनिटाइज़र वगैरह से सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से वॉश किया जाता है। उसके बाद आता है गुड हाइजीनिक एंड सैनिटरी प्रैक्टिसेस, यानी कि जब वो बीमार है या बीमार होने के बाद भी घर के अंदर हाइजीन, प्रॉपरली हाइजीन को फॉलो किया जाए, यानी कि साफ़ सफाई अच्छी तरीके से रखी जाए। नेक्स्ट आता है हमारा इम्यूनाइजेशन। अब इम्यूनिटी जो है मेन रोल प्ले करती है किसी भी डिज़ीज़ के अंदर, यानी कि कोई भी बीमारी है उसमें इम्यूनिटी अगर इंसान की अच्छी है तो वो बिल्कुल भी उसको जो डिज़ीज़ है वो अगर हो भी जाती है तो वो उसका ज़्यादा इम्पैक्ट उस पर नहीं आता है। नेक्स्ट आता है सेग्रीगेशन, यानी कि पर्सन को जो है अलग रखा जाए, क्राउड में ना भेजा जाए, स्कूल में ना भेजा जाए, ऑफिस में ना भेजा जाए जिसको भी इन्फेक्शन हुआ है। नेक्स्ट आता है क्वारंटाइन। क्वारंटाइन अभी जैसे कि अभी हुआ था क्वारंटाइन, यानी कि किसको इन्फेक्शन है या किसी को सिम्टम भी है तो वो अपने आप को एक रूम के अंदर रखे, अपनी फैमिली मेम्बर से अलग रखे। फिर आता है फ्यूमिग्रेशन, यानी कि इसके अंदर क्या होगा कि कोई भी इंसेक्ट वगैरह है, मॉस्किटो है, फ्लाई है, इन सब से भी दूर रहा जाए। नेक्स्ट आता है नेशनल मेजर्स, यानी कि कुछ ना कुछ इस बीमारी को दूर करने के लिए कुछ स्टेप उठाए जाने चाहिए नेशन के द्वारा, जैसे कि अब कोविड में कोविड वैक्सीन लगाई जा रही है सबको। इसी तरीके से पोलियो जब आया था तो पोलियो के लिए भी मेडिसिन डेवलप की गई थी, जो कि अब जो है पोलियो कुछ हद तक इंडिया से जा चुका है। इसी तरीके से स्मॉल पॉक्स को भी इंडिया में ख़त्म किया गया है मेडिसिन्स के थ्रू। अब हमारा क्वेश्चन आता है कि कौन कौन सी डिजीज़ हैं जो कि स्कूल चिल्ड्रंस में पाई जा सकती हैं, यानी कि क्या क्या ऐसी बीमारियां हैं जो स्कूल के बच्चों में पाई जाती हैं जो कि कम्युनिकेबल नेचर की होती है, यानी कि जो इजीली स्प्रेड हो सकती हैं। ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं। डिजीज़ स्प्रेडिंग थ्रू एयर, यानी कि एयर के थ्रू, यानी कि जो हवा है उसके थ्रू कोई डिजीज़ आती है, वो क्या है, जैसे कि स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स जो है इंडिया के अंदर वैसे तो एलिमिनेट हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, लेकिन इट इज़ नोन एज ए सीरियस इन्फेक्शियस डिजीज़। ये एक बहुत ही सीरियस बीमारी है, नॉट ओनली इन चिल्ड्रन, ये चिल्ड्रन में नहीं है, जबकि ग्रोन अप जो बड़े हो चुके हैं उनके अंदर भी ये बीमारी आ सकती है। कोज़ क्या है,
इट्स मेजर स्प्रेडिंग ऑफ वायरस इज वेरी लो, यानी कि जो जर्म है जिसकी वजह से स्प्रेड हो रही है वो क्या है, वेलिरो है। इट्स जर्म्स आर गिवन ऑफ द ब्रेथ एक्सक्रीशन एंड स्क्रैप ऑफ द फ्रॉम द स्किन, यानी कि इसके जो भी जर्म्स होंगे वो आपको ब्रेथ सांसों के थ्रू भी आपके अंदर चले जाएंगे, ड्रॉपलेट के थ्रू भी जो है शिफ्ट हो जाएंगे, या फिर आप किसी को टच कर रहे हैं स्किन पर उसके थ्रू भी आपके पास आ सकते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड इसका क्या होता है, यानी कि कितने दिन में इसके सिम्टम्स वगैरह आपको नज़र आने लग जाते हैं कि आपको पता चल जाता है कि आपको क्या है, कुछ प्रॉब्लम हो गई है, वो है 10 to 14 डेज। सिम्टम्स क्या होंगे, देयर इज़ ए चिलिंग विद फीवर, यानी कि आपको ठंड सी भी लगेगी और फीवर भी होने लगेगा, हेडेक भी होगा, सीवियर पेन भी होगा आपको, सम टाइम फेस बिकम रेड, लाल हो जाएगा आपका फेस। आफ्टर 3 or 4 days इरप्शन अपीयर्स ऑन द फोरहेड देन स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी एंड बिकम वाटरी आफ्टर 4 days। आपको 4 दिन बाद ऐसा लगेगा कि आपकी बॉडी क्या है, वाटरी हो गई है, पानी हो गया, जैसे कि पानी पानी सा हर पूरी की पूरी बॉडी पे। ईचिंग होने लग जाएगी, यानी कि आपको खुजली वगैरह होने लग जाएगी, फीवर होने लग जाएगा। फीवर जो है बहुत ज़्यादा रहेगा, 8 से 9 दिन तक लगातार। इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, पेशेंट को जो है डार्क रूम में रखा जाए, उसको वार्म बेड पे रखा जाए, साथ के साथ टेम्परेचर गोज़ वेरी हाई तो उसको कोल्ड स्पंज दिया जाए, यानी कि स्पंज बाथ उसको दी जाए, डायरेक्टली उसको ना नहलाया जाए। नेक्स्ट आता है गिव लिक्विड डाइट, उसको जितनी ज़्यादा हो सके पानी दीजिए, लिक्विड दीजिए, सूप वगैरह दीजिए जितना ज़्यादा हो सकता है। यूज़ हॉट फॉर्मेंटेशन फॉर रिलीव पेन इन द बैक एंड लेग्स, यानी कि गरम सिकाई कीजिए उनके जहाँ जहाँ पेन हो रहा है, चाहे बैक में हो रहा है, लेग में हो रहा है। नेक्स्ट आता है टू रिलीव ईचिंग को ख़त्म करने के लिए कोई वैसलीन वगैरह या कुछ इस चीज़ का यूज़ किया जाए जो कि मेडिसिन के तौर पर दी जा सकती हैं। जैसे कि कोई अगर चिकन पॉक्स हो जाता है किसी को तो क्रीम वगैरह आती हैं तो वो लगाई जाती हैं बच्चों को। नेक्स्ट आता है प्रिकॉशंस क्या क्या हो सकते हैं, अगर किसी को नहीं हुआ है तो वो अपना बचाव कैसे कर सकता है। वैक्सीन लगवा देनी चाहिए जब बच्चा 3 से 9 महीने का होता है। टू कंट्रोल इन्फेक्शन रिपोर्ट टू द हेल्थ ऑफिसर इमीडिएटली, अगर आप इसके इन्फेक्शन को फैलाने से रोकना चाहते हैं तो तभी की तभी आपके इमीडिएटली ऑफिसर्स वगैरह को बता दें। डू नॉट अलाउ एनी चिल्ड्रन टू कम टू द स्कूल, अगर जिसको ये बीमारी है उसको स्कूल ना आने दिया जाए। उस पेशेंट को आइसोलेट किया जाना चाहिए कि मतलब वो किसी से ज़्यादा मिले जुले ना। पर्सन को जो है हाउस के मतलब कि कोई भी अगर कोई पर्सन है जिसको इन्फेक्शन है वो हाउस के अंदर रहे, स्कूल वगैरह ना अटेंड करे, वैक्सीन उसको देनी चाहिए। कोई और नो मेडिसिन शुड बी गिवन एक्सेप्ट प्रॉपर नरिशिंग, यानी कि कोई मेडिसिन ना दें, जो डॉक्टर कहें वही देनी है। पेशेंट शुड नॉट बी गिवन सोल्ट, उस जो पेशेंट है उसको नमक नहीं देना चाहिए। नाउ नेक्स्ट डिजीज़ इज़ मीज़ल्स। मीज़ल्स जो है कॉमनली प्री स्कूल वाले चिल्ड्रंस में होती है, लेकिन इसको ज़्यादा सीरियस डिजीज़ नहीं माना गया है। लेकिन अगर इसका प्रॉपरली ट्रीटमेंट ना किया जाए तो इसी के कारण जो है डेथ भी सबसे ज़्यादा हो सकती है। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आते हैं इसके अंदर, डायरिया हो जाता है बच्चों को, इन्फेक्शन ऑफ ईयर यानी कि कान में इन्फेक्शन होने स्टार्ट हो जाता है। माल नरिश्ड चिल्ड्रन हेल्थ में फर्दर डिट्रॉयड, यानी कि और ख़राब होने लग जाती है। अब जैसे कि पहले उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी थी और ऊपर से बीमारी मीज़ल्स हो गया उसको, तो उसकी जो हेल्थ है वो और बिगड़ जाएगी। नेक्स्ट आता है कोजेज़ क्या क्या हैं इस डिज़ीज़ के, कारण क्या हैं, वो है अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक वायरस, यानी कि ये मीज़ल्स किससे होता है, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक वायरस इससे होता है। इंक्यूबेशन पीरियड इसका कितना होता है, 10 से लेकिन 14 डेज तक का होता है। सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद जैसे फ्यू डेज़ में लिखा हुआ है, लास्ट हमने जो की थी उसके अंदर क्या है 8 to 9 डेज़ फीवर रहेगा रेगुलर में। तो ये सिम्टम्स नॉर्मल है हर बीमारी के। इन सम पेशेंट सर्टेन रेज इन पैचेस अपीयर्स फर्स्ट ऑन द फोरहेड, फिर उनके हेयर्स वगैरह में, यानी कि कुछ ना कुछ दाग धब्बे से आने लग जाएंगे। द क्रस्ट ऑफ द पैचेस आर फॉर्म्ड आफ्टर 3 or 4 days फ्रॉम देयर फेडिंग, यानी कि जब से वो आ रहे हैं उसके बाद वो थोड़े थोड़े सूखने स्टार्ट हो जाएंगे। पैचेस आर जनरली रेड इन कलर, जो पैच आएंगे ना, जो धब्बे आएंगे वो लाल रंग के होंगे। ट्रीटमेंट क्या होगा, फीवर कैन बी रिड्यूस, फीवर को हम रिड्यूस कर सकते हैं पैरासीटामोल दे के नॉर्मली। कीप द पेशेंट इन द बेड इन द वेल वेंटिलेटेड रूम, उसको ऐसे कमरे में रखो जहाँ पे वेंटिलेशन प्रॉपर हो, उसको चिल से जो है प्रोटेक्ट किया जाए। साथ के साथ इट्स वैक्सीन शुड बी गिवन
टू द अदर चिल्ड्रन इन द फैमिली टू अवॉइड, यानी कि अगर एक बच्चे को हुआ है तो औरों को वैक्सीन दी जानी चाहिए ताकि उनको ना हो। आइसोलेट द पेशेंट फ्रॉम द अदर चिल्ड्रन, बच्चे को जो है अलग रखा जाए दूसरे बच्चों से। प्रोटेक्ट द पेशेंट फ्रॉम ब्राइट लाइट, उसको सनलाइट वगैरह से बचाया जाए, या ट्यूब लाइट भी अगर किसी को कोई बीमारी हो जाती है जैसे चिकन पॉक्स हो जाता है तो ट्यूब लाइट का भी जो रोशनी होती है वो भी उसको ईचिंग देगी। नेक्स्ट वन इज पानी चाहिए बच्चे को ताकि वो जल्दी से रिकवर कर पाए। कीप द बॉडी ऑफ द पेशेंट क्लीन बाय गिविंग बेड बाथ, यानी कि उसको बेड पर ही जो है स्पंज वगैरह से उसकी सफाई करते रहना चाहिए। फिर आता है इफ़ द डायरिया डेवलप अकर्स, तो उस टाइम पर क्या उसको ORP यानी कि ओरल रिहाइड्रेशन पाउडर पिलाना चाहिए, बॉइल्ड मिल्क दे देना चाहिए, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड यानी कि तरल पदार्थ जो है ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहिए। प्रिकॉशंस क्या हो सकते हैं, मीज़ल के वैक्सीन लगवानी चाहिए 9 मंथ के बच्चे को, साथ के साथ 15 मंथ की एज जब हो उसको दोबारा से एक और वैक्सीन दिलानी चाहिए। चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम द डिजीज़ शुड नॉट बी सेंट टू द स्कूल, मतलब स्कूल पे ना भेजे उसको अगर उसको सीवियरली उसको क्या है डिजीज़ हुई थी। क्वारंटाइन रखना चाहिए बच्चे को। क्लोज द स्कूल इफ़ इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ एपिडेमिक, अब जैसे कि कोविड आया है, कोविड की वजह से स्कूल बंद है, वो यही रीज़न है कि ताकि बच्चों के अंदर स्प्रेड ना हो। पेशेंट शुड बी इंस्ट्रक्टेड एंड एजुकेटेड इन द मेथड ऑफ कंट्रोलिंग इट, पेरेंट्स को भी इंस्ट्रक्ट करना चाहिए कि किस तरीके से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरीके से आप जो है इस मतलब बच्चे का ध्यान रख सकते हैं। इन्फॉर्म द हेल्थ ऑफिसर, हेल्थ ऑफिसर को ज़रूर बताएं, कोई भी बीमारी होगी हेल्थ ऑफिसर को आप बता के ही आएंगे चाहे कुछ हो जाए। साथ के साथ उनको अपने घर में क्वारंटीन रखेंगे और बच्चों से दूर रखेंगे, उनका टाइम पर ध्यान रखेंगे, उनको लिक्विड ज़रूर देंगे। तो ये सारी जो है कॉमनली चीज़ें हैं, कोई ऐसा रट्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों को लर्न करने की। कोई भी आप प्रॉब्लम लिख के आएंगे उन सब में ऑलमोस्ट पॉइंट जो है सेम ही लिखने होते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आती है वूपिंग कफ। वूपिंग कफ क्या होता है, एक सीरियस डिजीज़ होती है जो कि छोटे बच्चों में पाई जाती है और ये डायरेक्टली ड्रॉपलेट के थ्रू भी क्या है शिफ्ट हो सकती है दूसरे बच्चे में। इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है सिम्टम्स डू नॉट अपीयर क्लियरली, इसके अंदर सिम्टम्स ही नहीं दिखेंगे आपको क्लियरली कि बच्चे को वूपिंग कफ हुआ है। सिम्टम क्या क्या है, वैसे नॉर्मली देखा जाए तो पेशेंट जो है खांसने के बाद ज़ोर ज़ोर से ब्रीथ करने लगेगा, सांसें लेने लगेगा। फेस ग्रो रेड, उसका फेस जो है लाल होने लगेगा। ए फीलिंग ऑफ नासियासिस कॉजिंग वॉमिटिंग, उसको वॉमिटिंग जैसा फील होने लगेगा। द साउंड ऑफ कफिंग रिजेंबल हुपिंग एंड विस्लिंग, यानी कि जो साउंड होगी वो खांसने की वो थोड़ी सी अलग होगी, जैसे नॉर्मल खांसी होती है उससे अलग होगी। इंक्यूबेशन पीरियड इसका नॉर्मली वैसे 6 to 18 डेज है। नेक्स्ट आता है इसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं। कीप द पेशेंट वार्म इन द बेड विद प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर उसको देनी चाहिए। शुड कम इन द रूम, अवॉइड चिलिंग ऑफ द पेशेंट, गिव लिक्विड एंड इजी डाइजेस्टेबल फूड, यानी कि देखो लिक्विड आपको देना ही है हर प्रॉब्लम में। अब हमने 3 डिजीज़ कर ली हैं बीमारी, उनमें आपको लिक्विड देना ही है। प्रिकॉशन क्या है, गेट द चिल्ड्रन वैक्सीनेटेड अगेंस्ट वूपिंग कफ, बच्चे को वैक्सीनेशन लगवानी चाहिए। होम्योपैथी इसके अंदर सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट माना गया है। साथ के साथ व्हेन द डिजीज़ इज़ प्रिवेंटेड इन द एरिया, प्रिवेलेंट इन द एरिया, यानी कि किसी एरिया में अगर जो है ये डिजीज़ फैल रही है, प्रिवेंट द चाइल्ड फ्रॉम मिक्सिंग विद द अदर, तो उसको जो है अपने मतलब बच्चों को एक दूसरे के साथ मिक्स ना होने दें, इससे क्या है हम इजीली क्योर कर सकते हैं। इन्फेक्टेड चिल्ड्रन शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द स्कूल फॉर एटलीस्ट 2 मंथ, जिनको ये इन्फेक्शन होगा ना उन बच्चों को 2 महीने तक स्कूल से दूर रखा जाना चाहिए। ट्यूबरक्लोसिस मीन्स टीबी, अब जो टीबी है ये हमारी नेक्स्ट है, ये भी एयर से ही फैल रही है बट क्योरेबल एंड प्रिवेंटेबल, ये क्या है इसको क्योर किया जा सकता है और ये प्रिवेंटेबल है। ये क्रोनिक डिजीज़ है एंड इन्फेक्टियस डिजीज़ है, यानी कि ये क्या है फैल सकती है और बहुत ही सीरियस डिजीज़ है। अबाउट 1.5 पॉपुलेशन जो है टीबी से ग्रस्त है, उसमें से 1/4 जो है वो इन्फेक्टियस है, यानी कि वो फैला सकते हैं दूसरों को। और ये जो फैलती है वो किससे फैलती है, ट्यूबुलस बैसिलस इन स्पेक्ट्रम एंड स्प्रेड द डिजीज़, और फिर जो है डिजीज़ ये फैलती है। कोज क्या होते हैं टीबी के, यानी कि ये सेवरल मंथ तक ड्राई स्पेक्ट्रम में रहती है और फिर एंड इट इज़ नॉट डिस्ट्रॉयड बाय गैस्ट्रिक जूस, यानी कि जो हमारी बॉडी के अंदर जूस होता है उससे भी ये क्या है डिस्ट्रॉय नहीं होती।
प्री डिस्पोजिंग फैक्टर क्या क्या है? बैड फूड और नॉन न्यूट्रिटिव डाइट, यानी कि आपने खाना ही अच्छी तरीके से नहीं खाया, इस वजह से आपको ये हो सकती है। लैक ऑफ वेंटिलेशन एंड फ्रेश एयर, आपको फ्रेश एयर ही नहीं मिल रही। अब जैसे दिल्ली वगैरह है, वहाँ पर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा रेट है, तो वहाँ पर टीबी के बहुत ज़्यादा केसेस हैं। हेरिडिटी, आपको जो है हेरिडिटी से ये मिल सकती है, यानी कि आपकी जो पेरेंट्स हैं, उनके पेरेंट्स हैं, उनको किसी को भी उसके थ्रू आपके अंदर आ सकती है। डस्टी एंड डैम्प्ड एटमॉस्फेयर, जहाँ पे डस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा है, उन लोगों को हो सकती है। जिसके अंदर विटामिन्स की कमी है उनको हो सकती है। ब्लड की कमी है बॉडी के अंदर उनको हो सकती है। एडिक्शन ऑफ एल्कोहल, आप ज़्यादा ही अल्कोहल पिए जा रहे हैं, शराब पिए जा रहे हैं, स्मोकिंग किए जा रहे हैं, तो उन लोगों को ये डिजीज़ होती है। नेक्स्ट आता है सिम्टम्स क्या क्या हैं इसके। लो ग्रेड फीवर होगा, वेरी नाइट स्वेट नॉट रिवील्ड बाय एनी ड्रगर, यानी कि किसी को पता ही नहीं लगेगा कि आपको स्वेटिंग आ रही है। अब कोई ड्रग ले रहा है तो उसको नहीं पता चलेगा। उसके बाद आपको कफ वगैरह रहेगा, विदाउट ब्लड भी रह सकता है, वो ब्लड भी आ सकता है। वेट का लूज़ होना, या फिर जो हमारे ऑर्गन्स हैं, बॉडी ऑर्गन्स हैं, उन पे इफ़ेक्ट पड़ना स्टार्ट होगा, तब हमें सिम्टम्स नज़र आएंगे। या डिजीज़ बिगेन विद कफिंग, ये जो डिजीज़ है वो स्टार्ट होती है कफिंग से। आफ्टर सम टाइम देयर इज़ ए पेन इन द चेस्ट एंड द थ्रोट, पहले आपको कफ होगा काफ़ी दिन तक, फिर आपको पेन होने लगेगा चेस्ट में और आपके गले में, थ्रोट में। ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन क्या है? नॉलेज अबाउट द बैलेंस डाइट, आपको बैलेंस डाइट के बारे में पता होना चाहिए, प्रॉपर डाइट वगैरह लेनी चाहिए। प्रोवाइड बेटर वेंटिलेशन इन द हाउस, मतलब कि वेंटिलेशन सिस्टम आपका अच्छा होना चाहिए। इम्प्रूविंग इन्वायरमेंटल सैनिटेशन, साफ़ सफाई ज़्यादा होनी चाहिए। इन्फेक्टिव केसेस कैन ईज़िली स्टॉप द स्प्रेड ऑफ द डिजीज़, यानी कि जिनको हो चुकी है वो ईज़िली इसको बचा सकते हैं और दूसरों को होने से। चिल्ड्रन शुड अवॉइड प्लेइंग इन द डस्टी एरिया, बच्चों को जो है डस्ट वाली जगह पर ना खिलाएं। द पर्सन सफरिंग फ्रॉम टीबी शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम द अदर्स, जिसको है उसको अलग रखा जाए। द पेशेंट शुड बी सेंड टू सम सैनिटोरियम्स, यानी कि वो जो जगह होगी वहाँ पर टीबी के ही पेशेंट होंगे तो उनको वहाँ सेंड कर देना चाहिए। फिर लिविंग फेस शुड बी केप्ट क्लीन, जहाँ वो रह रहा है उसको प्लेस को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। रेगुलर मॉर्निंग वॉक पर जाना चाहिए। पेशेंट शुड बी केप्ट फ्री फ्रॉम वरी, यानी कि जिनको अगर टीबी हो जाती है तो उनको चिंता से मुक्त ही रखना चाहिए, यानी कि उनको कोई टेंशन ना दे। नेक्स्ट हमारी डिजीज़ आते हैं इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा क्या है? एक एक्टिव इलनेस है, यानी कि एक्टिव इलनेस मींस क्या है कि इन्फ्लुएंस ऑफ स्टार, यानी कि ग्रुप ऑफ वायरस, इसके अंदर बहुत सारे वायरस इकट्ठे होते हैं और फिर ये जो है आपको इन्फेक्ट देती है। जैसे टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, ये तीनों मिलकर ही आपको इन्फ्लुएंजा करते हैं। फर्स्ट जो टाइप ए होगा उसमें आपको वोमिटिंग और डायरिया फील होने लग जाता है। टाइप बी क्या करेगा? आपको मेंटली डिप्रेशन में डालेगा, आपके बॉडी एक होने लग जाता है। और टाइप सी क्या है? नोज़ ब्लॉक हो जाता है, आपका ब्रीथिंग लेने में आपको डिफ़िकल्टी होने लग जाती है। स्प्रेड कैसे होती है? ड्रॉपलेट से होती है, फ्रॉम मैन टू मैन होती है, बाय कफिंग स्नीजिंग, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड इसका 1 से 2 दिन का है, आपको पता चल जाता है, और 1 हफ्ते तक का भी हो सकता है। सिम्टम्स क्या क्या आते हैं? जो पर्सन सफरिंग करेगा इन्फ्लुएंजा से उसको बहुत ज़्यादा फीवर होगा, 104 डिग्री फीवर रहेगा उसको। देयर मे बी पेन इन द वेस्ट, या फिर जो हमारे फिट वगैरह हैं उनके अंदर पेन होने लगेगा, यानी कि हमारी कमर वगैरह में दर्द रहेगा। फीवर रहेगा 1 या 2 दिन के लिए। साथ के साथ आप छींकेंगे भी, आपको इरिटेशन भी होगी, आपका नोज और थ्रोट जो है वो भी रनिंग रहेंगे। उसके बाद आपको क्या है, कैसा फील होगा? कोज एक्सेसिव वीकनेस, ये आपको क्या है, बहुत ज़्यादा वीक फील कराएगी। प्रिवेंशन क्या है? डू नॉट सेंड द चाइल्ड टू द स्कूल फॉर एटलीस्ट 2 to 3 वीक। अगर किसी बच्चे को ये इन्फ्लुएंजा हो जाता है तो उसको 2 या 3 हफ्ते तक घर पर ही रखें। नो कॉमन ट्यूबुलर शुड बी यूज्ड इन द स्कूल, मतलब कॉमनली कुछ भी चीज़ों को यूज़ ना करें बच्चों के लिए। आइसोलेट द पेशेंट, उस पेशेंट को जिसको हुआ है उसको अलग रखें। कीप द चाइल्ड अंडर ऑब्जर्वेशन, बच्चे को जो है अपनी ऑब्जर्वेशन, अपनी निगरानी के अंदर रखें। पेशेंट शुड बी गिवन बॉइल्ड वाटर, पेशेंट को जो है उबला हुआ पानी दें। उसको जो है क्या करें, उसके क्लॉथ जो हैं
एडुकेटली एंड वुलन्स इन द विंटर, मतलब कि क्लोथ जो होंगे वो प्रॉपरली होने चाहिए। स्कूल शुड बी क्लोज ड्यूरिंग एपिडेमिक एंड अवॉइडिंग टेकिंग बाजार थिंग्स, यानी कि बहुत ज़्यादा बढ़ाने की बजाय जो स्कूल वगैरह है उनको बंद कर देना चाहिए। ट्रीटमेंट क्या होगा, उस पेशेंट को वार्म रखें यानी कि गर्म रखें। नेक्स्ट है उसको लिक्विड डाइट देनी चाहिए। मेडिकेट स्ट्रीम वगैरह इनहेल करने के लिए स्ट्रीम वगैरह देनी चाहिए। अगर उनका नाक जो है ब्लॉक हो रहा है तो उसके लिए स्ट्रीम दें उनको, और ताकि वो अच्छी तरीके से इजीली सांस ले पाएँ। और टेम्परेचर जो है रूम का वो वार्म ही रखें। ये जो डिजीज़ थी ये एयर की वजह से हो रही थी। अब डिजीज़ जो है फूड और वाटर की वजह से कौन कौन सी होती है, अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। पहले है कोलरा, यानी कि ये एक्यूट इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो कि हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को जो है कोज करती हैं। ये किससे होती है, माइक्रोब्स से होती है, नोन एज विब्रो कोलरा। प्रिवेंशन क्या क्या है इसके, देखिए आप जो है प्रोटेक्ट द स्टोर्ड वाटर एंड प्योरीफाई, उसको जो है टाइम टू टाइम प्योरीफाई करके पीना चाहिए, स्टोर वाटर करें अपना। फिर उसके बाद डिसइंफेक्शन इन द टॉयलेट, यानी कि टॉयलेट को अच्छी तरीके से साफ़ वगैरह रखा जाए, तभी हम कॉलरा की बीमारी से बच सकते हैं। साथ के साथ हम प्रिवेंट कर सकते हैं अगेंस्ट फ्लाई बियर्ड्स, यानी कि जैसे कि मॉस्किटो हैं या फ्लाइज हैं, ये सारी चीज़ों से अपने आप को प्रोटेक्ट करें। साथ के साथ बॉइलिंग मिल्क एंड प्रोटेक्ट मिल्क प्रोडक्ट फ्रॉम कंटेमिनेशन, यानी कि इन सारी चीज़ों से, जैसे फ्लाई वगैरह ना बैठे, इन चीज़ों से बचाने के लिए जो दूध है उसको उबालें और उसको प्रोटेक्ट करके रखें। प्रॉपर सुपरवाइज़ करना चाहिए सैनिटेशन का, यानी कि आपके आसपास सफाई होनी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है मोड ऑफ स्प्रेड, कैसे ये स्प्रेड होगा, ये वाटर से होगा, ईटेबल यानी कि खाने पीने की चीज़ों से होगा, दूध से होगा, तो इन सब चीज़ों से क्या है ये स्प्रेड होगा। साथ के साथ एक पर्सन से अनदर पर्सन के कांटेक्ट में अगर कोई आएगा तो उसको भी हो जाएगा। ये जो है लो सोशल इकोनॉमिक ग्रुप को सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे पुअर हाइजीन होती है, इसीलिए जो है प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंक्यूबेशन पीरियड इसका होता है फ्यू आवर्स और 5 डेज़, कुछ घंटे या 5 दिन तक में आपको पता चल जाता है। सिम्टम और साइन क्या होते हैं, आप एकदम से वोमिटिंग करना शुरू कर देते हैं, आपको प्यास लगनी बहुत ज़्यादा शुरू हो जाती है, आपकी आइज़ और चिक्स जो हैं वो सिकुड़ने शुरू हो जाते हैं। स्किन जो है वो स्किन गेट पोल एंड शिवर्ड हैंड, मतलब आपके हाथ जो हैं शिवरिंग करने लग जाएंगे, कांपने लग जाते हैं। ब्लड प्रेशर फॉल्स लीडिंग टू शॉक, यानी कि आपका ब्लड प्रेशर जो है गिर जाएगा, जिसकी वजह से आपको क्या है चक्कर वगैरह भी आ सकते हैं। द चाइल्ड में गेट फीवर। नेक्स्ट वन इज़ ट्रीटमेंट एंड प्रिकॉशंस, क्या क्या होनी चाहिए। बॉइल्ड वाटर देना चाहिए पीने के लिए, बाहर का खाना बंद कर देना चाहिए। अवॉइड ईटिंग आउटसाइड द होम ड्यूरिंग एपिडेमिक, या फिर वेजिटेबल और फ्रूट्स वगैरह देने चाहिए जो कि वॉश हों अच्छी तरीके से। जो पानी है वो बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। ड्रेन सिस्टम जो है वो अपना अच्छी तरीके से रखें, डिसइंफेक्शन रखें उसके अंदर। डिसइंफेक्ट यानी कि डू नॉट कीप द ईटेबल्स ओपन टू द फ्लाई वगैरह के लिए ओपन ना छोड़ें, मतलब कि मक्खी वगैरह ना बैठें अपने खाने पर, उसको कवर करके रखें। स्पेशल केयर शुड बी टेकन इन स्टोरिंग द ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर जो है पीने का पानी है, स्टोर करने के लिए अच्छी प्रॉपर हाइजीन तरीका फॉलो करना चाहिए, स्कूल के अंदर भी और घर के अंदर भी। टॉयलेट जो होंगे वो क्लीन होने चाहिए। और यूज़ ऑफ ओवर रेप्ड रोटन कट फ्रूट लाइक वाटरमेलन शुड बी अवॉइडेड, यानी कि जो कटे हुए फ्रूट हैं जो आपने एक फाक ली और छोड़ दिया था और वो अब बाद में खा रहे हैं, तो ऐसी चीज़ों को अवॉइड कर देना चाहिए। फ्लाइज़ वगैरह से जो हमारा गार्बेज है वो उसको डिस्पोज कर देना चाहिए, ना कि मक्खी वगैरह उस पर बैठने दें। साथ के साथ जो है नॉलेज ऑफ प्रिवेंशन मेजर्स बी इम्पार्टेड टू द मदर्स एंड द कम्युनिटी। जो माताएं वगैरह हैं उनको बताएं, कम्युनिटी में फैलाएं कि किस तरीके से आप जो है कोलेरा से बच सकते हैं। नेक्स्ट जो बीमारी आती है जो वाटर और फूड की वजह से होती है वो है टाइफाइड। जो टाइफाइड है वो हमारा बैसिलस टोपस की वजह से होता है। ये टाइफाइड के अंदर भी क्या होता है कि पहले टाइम टू टाइम जो है इन्फेक्शन जो है कॉन्ट्रैक्टेड पर्सन के थ्रू फैलता है, यानी कि ट्रैवल करता है। मोड ऑफ स्प्रेड क्या है, कंटेमिनेटेड फूड या फिर मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट वगैरह, इनके थ्रू जो है आपको ये टाइफाइड होता है। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है इसका 10 से लेकिन 14 डेज़ होता है। सिम्टम्स क्या होते हैं, ऑनसेट द टाइफाइड इज़ स्लो, स्टार्टिंग में बिल्कुल ही स्लो रहेगा, रैशेज़ आने स्टार्ट हो जाएंगे, आपको पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, हेडेक वगैरह सारी चीज़ें होंगी, कफ। उसके बाद जो है द अनट्रीटेड केस विल बी सीवियर इल विद रैपिड पल्स, यानी कि उनकी पल्सेस जो हैं वो ज़्यादा बढ़ने या कम होने लग जाएंगी, तो इसलिए जो है अनट्रीटेड केस जो है सीवियर इल यानी कि बहुत ज़्यादा बीमार हो सकते हैं। प्रिवेंशन क्या है, प्रोटेक्ट द स्टोर्ड वाटर एंड प्योरीफाई इट, यानी कि जो पानी है उसको स्टोर करके रखें और उसको प्योरीफाई करके रखें।
नेक्स्ट आता है डिसइंफेक्ट द टॉयलेट, यानी कि टॉयलेट वगैरह उनको साफ़ रखे। प्रिवेंट अगेंस्ट फ्लाई ब्रीडिंग, यानी कि फ्लाइज वगैरह हैं उनसे बचाएं हर चीज़ को। बॉइलिंग मिल्क वगैरह है या फिर प्रोटेक्ट करें मिल्क प्रोडक्ट्स को। नेक्स्ट आता है इम्यूनाइजेशन विद टाइफाइड वैक्सीन एट रेगुलर 3 ईयर इंटरवल्स टू स्कूल चिल्ड्रन। हर 3 साल के बाद जो है टाइफाइड की वैक्सीन लगवानी चाहिए स्कूल में जो जा रहे हैं बच्चे उनको। ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए? गिव कंप्लीट बेड रेस्ट, पूरा का पूरा कम्प्लीटली बेड रेस्ट देना चाहिए। गिव लिक्विड एंड ईजी डाइजेस्टेबल डाइट, यानी कि जो ईजिली डाइजेस्ट हो जाए ऐसी डाइट देनी चाहिए। गिव इंफॉर्मेशन टू द हेल्थ अथॉरिटी, हेल्थ अथॉरिटी को इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए अगर किसी को टाइफाइड है तो। इन केस ऑफ हाई टेम्परेचर गिव कोल्ड कंप्रेस आइस बैग ऑन द ओवरहेड विल रिवील द हेडेक। अगर आप जो ठंडे बर्फ़ की जो सिकाई करेंगे सिर पे तो जो है हेडेक कम हो जाएगा। इन केस ऑफ पेन जो है हॉट वाटर बॉटल का यूज़ करना चाहिए अगर पेट वगैरह में दर्द हो रहा है तो। ये सारी चीज़ें आपको ट्रीटमेंट देनी चाहिए। नेक्स्ट जो डिज़ीज़ है वो है जो डिज़ीज़ जर्म्स के थ्रू हो, यानी कि कीटाणुओं के थ्रू हो, किसी की बाइट वगैरह के थ्रू या स्किन की वजह से हो। डिजीज़ है वो है मलेरिया। मलेरिया एक कॉमनली डिजीज़ है जो कि स्प्रेड होती है बाइट ऑफ फीमेल मॉस्किटो। अगर फीमेल मॉस्किटो आपको काट लेती है तो आपको मलेरिया हो सकता है। मलेरिया जो होता है उसके अंदर प्रोटोजोना होता है प्रोड्यूसिंग फीवर, जो कि फीवर लाएगा, शिवरिंग लाएगा, स्वेटिंग लाएगा, यानी कि आपको पसीना आना शुरू हो जाएगा, आप कांपने लग जाएंगे। वेक्टर क्या होता है? मलेरिया स्प्रेड क्विकली फ्रॉम सिक पर्सन थ्रू द फीमेल मॉस्किटो विच बाइट द ह्यूमन ब्रिंग्स एट द सनसेट और द नाइट एंड सक द ब्लड अलोंग विद द मलेरिया। मलेरिया के साथ ही जिसको मलेरिया था शाम के टाइम में या रात के टाइम में जो है फीमेल मॉस्किटो काट देती है, उसके बाद जो है दूसरे पर्सन को काट देती है, जिसकी वजह से जो है ये इन्फेक्शन फैल जाता है। यानी कि कोज ऑफ एंड द टाइप ऑफ मलेरिया, कारण क्या होता है इसका? प्रोटोजोना होता है, यानी कि प्लाज्मोडियम होता है जो कि जिसकी वजह से जो मलेरिया है वो स्प्रेड होता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कि इसको प्रिवेंट और कंट्रोल किस तरीके से किया जा सकता है। पहले हम सिम्टम्स के बारे में देखेंगे कि हाई टेम्परेचर रहेगा, हेडेक वगैरह रहेगा, आपको एक्सेसिव वीकनेस आ जाएगी आपके अंदर। और अब इसके प्रिवेंशन और कंट्रोल क्या क्या हैं। फर्स्ट वन इज़ डिस्ट्रक्शन ऑफ अडल्ट मॉस्किटोज़, यानी कि जो बिल्कुल ही नए मॉस्किटो हैं वो जन्म ले रहे हैं उनको स्प्रे वगैरह से मार देना चाहिए, डोमेस्टिक स्प्रे से। डिस्ट्रक्शन ऑफ मॉस्किटो लार्वा, यानी कि जो भी मॉस्किटो का लार्वा आपको दिख रहा है तो उसको जो है अगर आपके घर में कोई भी चीज़ें खाली पड़ी हैं, कूलर वगैरह है, उनके अंदर पानी है तो वहाँ पे लार्वा जो है इकट्ठा होगा, तो इसलिए आप जो है उन चीज़ों को क्लीन रखें। सोर्स ऑफ रिडक्शन ऑफ मॉस्किटो, जितना ज़्यादा हो सके आप हर चीज़ को जो है कवर करके रखें, प्रॉपरली सैनिटाइज रखें। नेक्स्ट आता है मेजर्स अगेंस्ट मलेरिया। मलेरिया को मेज़र करने के लिए ड्रग्स, टेकिंग ड्रग एज प्रिवेंटिव मेज़र, ड्रग्स को हम ले सकते हैं मलेरिया के लिए। नेक्स्ट आता है ट्रीटमेंट क्या होगा? पेशेंट को वार्म रखना चाहिए बेड के अंदर ड्यूरिंग द अटैक ऑफ चिल्स इन हॉट स्टेज। When the temperature is rising above 104 डिग्री फ़ारेनहाइट reduced it with cold sponge head, यानी कि 104 डिग्री से ज़्यादा अगर उसको बुखार हो रहा है तो उसको रिड्यूस करें स्पंज वगैरह की हेल्प से, यानी कि उसको कोल्ड स्पंज देना चाहिए, स्पंज बाथ देनी चाहिए उसको। गिव हाई लिक्विड डाइट, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड डाइट प्रोवाइड करनी चाहिए जिससे जो है स्ट्रेस कम होगा उसको, और लिक्विड जो है उसके अंदर पूरी बॉडी के अंदर ज़्यादा रहेगा जो कि डाइजेशन में भी अच्छा रहेगा। टेक द पेशेंट टू द नियर हॉस्पिटल और द डॉक्टर एंड गेट द ब्लड स्लाइड मेड एंड इफ़ द पेशेंट इज़ पॉजिटिव केस ऑफ मलेरिया यूज़ ड्रग लाइक क्लोरोक्विन वगैरह का यूज़ करना चाहिए, जिससे जो है ये जो मलेरिया है वो जल्दी सही हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ फर्स्ट एड। फर्स्ट एड क्या होता है? यानी कि अब कैसे कोई किसी का एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो एकदम से आप उसको कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट देंगे, यानी कि किसी को इंजरी हो जाती है, कोई फ्रैक्चर किसी को हो जाता है, या किसी को कोई पॉइजनिंग हो जाती है, या वो फेंट वगैरह हो जाता है, गिर जाता है, या उसको कुछ अलग इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह लग जाता है एकदम से, तो उस टाइम पर आपको सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? फर्स्ट एड का मतलब होता है कि सबसे पहले आप क्या चीज़ें करेंगे। तो फर्स्ट एड जो होती है, फर्स्ट एडर जो होगा वो ये ना माने कि मैं ही डॉक्टर हूँ, पहली चीज़ तो ये होनी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट एडर को ये नहीं पता होता कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। अगर आप फर्स्ट एडर बन भी रहे हैं तो आपको जो है अपने आप को ये रखना चाहिए ध्यान में कि आप कोई डॉक्टर नहीं है।
टू रिमूव द कॉज ऑफ इंजरी, यानी कि जहाँ पर इंजरी हुई है, अब किसी को शॉक लग रहा है यानी कि इलेक्ट्रिसिटी करंट लग रहा है और आप उसको उसी के चिपकाए रखेंगे, इससे अच्छा क्या है उसको वहाँ से दूर हटाएं। नेक्स्ट आता है क्राउड शुड बी केप्ट अवे। अगर किसी को कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ है तो भीड़ भाड़ ना होने दे उसके पास, जितना जल्दी हो सके अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उसके ऊपर कपड़ा वगैरह बांध दे या कोई पट्टी वगैरह बांध दे। नेक्स्ट आता है टू स्टॉप ब्लीडिंग इमीडिएटली। और जो फर्स्ट एडर होता है उसको ABC के बारे में पता होना चाहिए। ABC का मतलब क्या है कि फ़र्स्ट एड के क्या रूल्स हैं वो उसको पता होने चाहिए। फ़र्स्ट एड का जो फर्स्ट ए है वो कहता है एयर, यानी कि ईज़िली जो है एयर मिलनी चाहिए जो फर्स्ट एड प्रोवाइड कर रहा है, मतलब कि उसको ये ध्यान रखना चाहिए जो पेशेंट है उसको ईज़िली एयर मिले। नेक्स्ट आता है ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन। जो उसकी ब्रीथिंग है वो अच्छी सी हो, मतलब वो सांस ले रहा हो, ये टाइम टू टाइम वो चेक करता रहे, और साथ के साथ जो है सर्कुलेशन जो है उसकी बॉडी के अंदर जो खून वगैरह है उसकी सर्कुलेशन एकदम सही होनी चाहिए। इन चीज़ों को वो देखे, साथ के साथ जो है वो रिकॉर्ड करता रहे कि क्या इसकी ब्रीथिंग रेट है, कितनी वो गहरी सांसें ले रहा है, डेप्थ कितनी है, साथ के साथ कैरेक्टर्स एंड द पल्स का क्या रेट है, साथ के साथ कलर फेस का चेंज तो नहीं हो रहा है, बॉडी टेम्परेचर तो सही है, ब्लीडिंग जैसे कि कान वगैरह से ब्लीडिंग हो रही है तो उसको ध्यान में रखे। साथ के साथ ये डिटरमाइन करता रहे कि जो इंसान है वो कॉन्शियस रहे, अनकॉन्शियस ना रहे, यानी कि बेहोश ना हो जाए, ये चीज़ों का ध्यान रखें। कोई भी चीज़ें जो है माउथ से पेशेंट को कभी ना दें। नेक्स्ट आता है पेशेंट को जो है प्रॉपरली रेस्ट प्रोवाइड करना चाहिए। अगर उसको कोई फ्रैक्चर वगैरह हुआ है तो उसकी बोन्स को हिलाना नहीं चाहिए। साथ के साथ जो फर्स्ट एडर होता है उसको सिंपैथी देते रहना चाहिए पेशेंट को, ताकि वो जो है अपने अंदर भरोसा रखे, उसको एंग्जाइटी महसूस ना हो। अगर कोई इंजर्ड है तो उसको जो है सेफली जो है मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट के थ्रू पहुंचा देना चाहिए, हॉस्पिटल तक लेके जाना चाहिए, शेल्टर जहाँ भी उसको लेके जाना है। साथ के साथ द इंजर्ड शुड नॉट बी गिवन मच रेस्ट, यानी कि जो इंजर्ड है उसको ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट देना चाहिए। अब आता है हमारा क्वालिटीज़ ऑफ फर्स्ट एडर। फर्स्ट एडर की क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, वो एक्सपर्ट होना चाहिए, उसको ABC आता हो फर्स्ट एड का, यानी कि एयरवे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन के बारे में उसको नॉलेज हो। स्वीट हो, टेम्पर्ड हो एंड सिंपैथेटिक हो, यानी कि सिंपैथी वो दिखाए, एंकरेज करे, अगर किसी बच्चे को चोट वगैरह लग जाती है तो उसको एंकरेज करे। तो इस तरीके का हमारा जो है फर्स्ट एडर होना चाहिए। साथ के साथ काम एंड पेशेंस, यानी कि उसके अंदर वो एकदम से काम हो और पेशेंस उसके अंदर हो और वो कंट्रोल कर पाए जो भी सिचुएशन आ रही है। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। फर्स्ट एडर को अगर खुद पे ही कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो वो जो पेशेंट है उसमें कहाँ से कॉन्फिडेंस क्रिएट करेगा, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। इमीडिएट एंड अप्रोप्रिएट डिसीजन मेकर। फर्स्ट एडर को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि वो इमीडिएट कोई ना कोई एक्शन ले अगर ज़रूरत पड़ती है तो। वाइज एंड इंटेलिजेंट, जो फर्स्ट एडर होगा वो वाइज होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए, उसको हर चीज़ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि वो जानता हो कम्प्लीटली कि किस तरीके से डायग्नोस करना है, कैसे इंजरी वगैरह हुई है, सीवियर ब्लीडिंग तो नहीं है, उनको इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। इमीडिएट डायग्नोस्टिक की ज़रूरत होती है, फर्स्ट एडर को ये पता होना चाहिए कि इमीडिएटली डायग्नोस करे वो, और साथ के साथ सिम्टम वगैरह को देखे और उसके अकॉर्डिंग अगर कोई क्विकली अगर कुछ ट्रीटमेंट दे सकते हैं तो उसको, अगर जो आपको ट्रीटमेंट थोड़ा सही लग रहा है तो वो आप जैसे कि डिटॉल वगैरह से सफाई कर देना, तो ये चीज़ें जो है नॉर्मल वो कर सकता है। मस्ट बी रिसोर्सफुल, जो उसके पास जो है रिसोर्स होने चाहिए, यानी कि फर्स्ट एड किट भी उसके पास मौजूद होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है कि फेथ हो उसको और प्रिजर्वेंस हो उसके अंदर, यानी कि ही शुड हैव फुल फेथ इन हिमसेल्फ एंड इन द सक्सेस ऑफ हिज एफर्ट्स, यानी कि जो वो काम करेगा उसके अंदर उसको फेथ भी होना चाहिए और उसको भरोसा भी होना चाहिए कि वो क्या है उस चीज़ को सही तरीके से कर सकता है और पूरे के पूरे वो एफर्ट्स अपने लगाए। स्किलफुल होना चाहिए, यानी कि उसको जैसे कि पट्टी वगैरह बांधनी आती हो, किस तरीके से अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उसको कैसे रोकना है, ये सारी चीज़ें उसको नॉर्मल सी आती हो। नेक्स्ट वो क्लेवर होना चाहिए। फर्स्ट एडर शुड बी क्लेवर एनफ टू हैंडल द पेशेंट विदाउट अननेसेसरी पेन, यानी कि उसको ज़्यादा पेन ना पहुँचाए, किस तरीके से हैंडल किया जा सकता है फर्स्ट एडर को पता होना चाहिए। फर्स्ट एडर की फुल फॉर्म क्या है? फर्स्ट इन एक्शन, इमीडिएट डायग्नोस करो, रिसोर्सफुल, स्वीट एंड स्मार्ट, टॉलरेंस होनी चाहिए उसके
एडोर्टनेस होनी चाहिए, इंटेलिजेंस होनी चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, इमोशनली साउंड होना चाहिए और रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। नीड ऑफ द फर्स्ट एड की ज़रूरत क्यों पड़ती है? चाइल्ड हैव ए स्टोर ऑफ एनर्जी, चाइल्ड के अंदर बहुत सारी एनर्जी है। अब जैसे कि कोई बच्चा है वो नॉर्मली चल रहा था तो वो एकदम से या भाग रहा था वो गिर जाता है, तो उस टाइम पर जो है हमें फ़र्स्ट एड की रिक्वायरमेंट होती है। ऑब्वियसली द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द गिवन फर्स्ट एड हैव टू बी सिंपल एंड अवेलेबल ऑलमोस्ट एवरीवेयर विदाउट नोटिसिंग, यानी कि किसी भी नोटिस में ना लाए बिना ही आपको जो है फ़र्स्ट एड दे देनी चाहिए। इसीलिए हमें हर जगह पे ज़रूरत है। आपको अब हर किसी का नहीं पता चलेगा कि वो गिर रहा है, लेकिन आपको प्रॉपरली नॉलेज होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए कि फ़र्स्ट एड किस तरीके से देनी है और आप जो है इमिडिएटली दे पाएँ उसको। इम्पोर्टेंस क्या है फ़र्स्ट एड की? फ़र्स्ट एड इज़ द रेंडर इन द टाइम द लाइफ ऑफ द पेशेंट कैन बी सेव्ड। अगर आप फर्स्ट एड टाइम पर दे देते हैं तो पेशेंट की लाइफ को बचाया जा सकता है ईजीली। साथ के साथ टू चेक द डिटोरेशन ऑफ द कंडीशन ऑफ द बॉडी ऑफ द पर्सन बाय द टाइम ऑफ द डॉक्टर अराइव ऑन द स्पॉट। जैसे कि फर्स्ट एडर अगर मौजूद होगा तो डॉक्टर आने से पहले ही वो सारी चीज़ें नोटिस कर लेगा, जैसे कि बीपी कितना है इसका या फिर पल्स रेट वगैरह क्या चल रहा है, तो वो सारी चीज़ों वो कंप्लीट कर देगा। नेक्स्ट आता है द ट्रेनिंग ऑफ द फर्स्ट एड स्ट्रेंथ द विल ऑफ सेविंग पावर ऑफ द ट्रेनिंग, यानी कि जो फर्स्ट एडर होगा वो जो है स्ट्रेंथ करेगा पावर को, सेव द पावर ऑफ द ट्रेनिंग एंड ही कंसनट्रेट हिज अटेंशन ऑन द सेल्फ सिक्योरिटी एंड सेविंग द लाइफ ऑफ द अदर्स, और वो जो है दूसरों की लाइफ को सेव करने में लगा देता है। द फर्स्ट एडर ऑन द ट्रेंड पर्सन प्रोवाइड हेल्प टू हिज फैमिली एंड द नेबर। वो फर्स्ट एडर अगर कोई है तो वो अपनी फैमिली की भी हेल्प करता है और साथ के साथ अपने पड़ोसी वगैरह की भी हेल्प कर सकता है। द फर्स्ट एड इज़ नोन द वर्ल्ड ओवर। फर्स्ट एड को पूरे दुनिया में जाना जा रहा है एंड हैज़ बीन प्रैक्टिस्ड इवन सिंस द इंसेप्शन ऑफ ह्यूमैनिटी, और ह्यूमैनिटी आने से पहले ही फर्स्ट एड को दिया जा रहा है। जैसे वाउंड वगैरह, घाव वगैरह हो गए, कोई सिक हो गया तो उसको बीमार वगैरह हो रहा है तो उसको फर्स्ट एड दी जा रही है। लर्निंग फर्स्ट एड इज़ द सिवी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी सिटीज़न। आपको फर्स्ट एड के बारे में जानकारी कंप्लीट होनी चाहिए, ये आपकी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हर सिटीज़न की, इंडिया के अंदर या पूरे वर्ल्ड के अंदर। फर्स्ट एड जो है ट्रेनिंग इंकलकेट द क्वालिटीज़ ऑफ द मोरल वैल्यू सर्विसेज ऑफ ह्यूमैनिटी एंड टैलेंट इन द ट्रेनिंग, यानी कि ट्रेनिंग वगैरह अगर आप ट्रेनिंग ले रहे हैं फर्स्ट एड की तो आपके अंदर टैलेंट भी होना चाहिए, आपके अंदर साथ के साथ मोरल वैल्यूज़ भी होनी चाहिए और ह्यूमैनिटी भी होनी चाहिए, यानी कि इंसानियत भी होनी चाहिए। ड्यूटी क्या है फर्स्ट एडर की? अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन। सबसे पहले उसको ये ड्यूटी बनती है कि वो सिचुएशन को समझे कि किस तरीके से चोट लगी है, क्या एक्सीडेंट था और क्या वो कर सकता है इसके अंदर। फिर डायग्नोज करे। डायग्नोज के अंदर जो है फर्स्ट एडर इंक्वायर हाउ एक्सीडेंट टेक प्लेस, यानी जो वो है आसपास वाले लोगों से पूछेगा कि किस तरीके से क्या हुआ, कैसे एक्सीडेंट हुआ, फिर ट्रीटमेंट देगा उसको उसी के अकॉर्डिंग, यानी कि कोई अगर ब्लीडिंग वगैरह हो रही है तो वहाँ पे पट्टी वगैरह बांध देगा उसको, उसका जो है पल्स रेट वगैरह चेक करने लगेगा। अगर वो फेंट हो गया है तो उसको जो है होश में लाने का काम करेगा। इमीडिएट डिस्पोजल, यानी कि द कैजुअलिटी और द विक्टिम शुड ईदर बी एग्जामिन्ड बाय द डॉक्टर ऑन द स्पॉट और इफ़ that is not possible we should be immediately taken to his home, यानी कि उसको घर पर लेके जा सकते हैं या डॉक्टर के पास लेकर जा सकते हैं। विलिंगनेस इन्वॉल्व कम्प्लीटली, यानी कि इच्छा होनी चाहिए फर्स्ट एडर के अंदर, तभी वो जो है कुछ भी कैजुअलिटी को हैंडल कर सकता है इजीली। टू कीप द एनवायरनमेंट पीसफुल, वो शांति बनाए रखे अगर किसी को वो फर्स्ट एड प्रोवाइड कर रहा है। स्वीट टेम्परमेंट होना चाहिए वो, यानी कि बोलने में एकदम से अच्छा होना चाहिए, शांत स्वभाव का होना चाहिए, साथ के साथ फ्रेंडली नेचर होना चाहिए उसका। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके अंदर ये होना चाहिए कि मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर कोई एक्सीडेंट हो रहा है तो उसको मैं हैंडल करूं, उसको मैं प्रॉपरली हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए पहुंचा सकूं। टू रिमेन इन हिज लिमिट, द फर्स्ट एडर शुड नॉट क्रॉस द लिमिट, यानी कि उसको ये पता होना चाहिए कि मैं कहाँ तक का क्या ट्रीटमेंट दे सकता हूँ, क्योंकि वो डॉक्टर नहीं है, उसको ये चीज़ हमेशा ही याद रखनी होगी। ही शुड हैव पॉजिटिव टॉक विद द पेशेंट टू एनकरेज हिज फेथ इन द फर्स्ट एड, यानी कि फर्स्ट एडर जो होगा वो ये दिखाएगा कि वो पेशेंसली काम करेगा और पॉजिटिव टॉक करेगा, यानी कि पॉजिटिवली जो इंसान है, मतलब जो पेशेंट है उसके साथ अच्छी तरीके से वो बात करेगा और हर चीज़ पॉजिटिव वे में उसको बताएगा, जिससे जो होगा जो पेशेंट है वो शांत रहेगा
और उसको जो है उस फर्स्ट एडर के ऊपर विश्वास भी होगा। ये हमारा जो टॉपिक है कंप्लीट होता है कि फ़र्स्ट एड या फिर हमारी कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या क्या हैं। अगर नॉर्मली क्वेश्चन में आता है कि कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में बताओ, कोई भी 2 डिजीज़ बताओ, उसके प्रिवेंशन क्या है, मेजर क्या है, किस तरीके से वो हो रही है, तो आपको कोई भी इनमें से डिजीज़ लेनी है और उसके बारे में बताना है। या फिर फ़र्स्ट एड के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो आपको फ़र्स्ट एड के बारे में कम्प्लीटली नॉलेज मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। आप इसी के अकॉर्डिंग जो है फ़र्स्ट एड के बारे में ईजिली लिख सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो उनको भी कमेंट में ज़रूर बताएं। अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनका भी एग्ज़ाम अच्छा हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।